तो वेलकम टू साकेत केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम अपने स्टूडेंट्स के डिमांड पर आए हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए नहीं, आज हम फिजिक्स पढ़ाने के लिए आपको आए हैं। और ये वीडियो आपका वन शॉट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बहुत सारे स्टूडेंट को फिजिक्स में प्रॉब्लम है, तो ये वन शॉट आपको मदद करेगा बहुत सारे एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए। तो हम इसको 3 पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन आपको समझा देंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करा देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल एंड गॉस लॉ, ये सेक्शन में हम इसको वीडियो को आपको बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्विकली हम कवर कर देते हैं आपके लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि ये दो पॉइंट चार्जेस होते हैं जो कूलम्स ने दिया था, और ये दोनों के बीच में सेपरेशन आर है। तो कूलम्स लॉ के अनुसार जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस करना है, यानी ये दोनों पॉइंट चार्ज है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देयरफॉर अगर आप कंबाइन करेंगे तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुआ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल साइन हट के यहाँ एक कांस्टेंट रहेगा जिसको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो हर स्टूडेंट जानता है, चाहे वो 12th में अगर आ गया है तो ये फॉर्मूला तो जान ही रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि कूलम्स ने ये जो सेटअप रखा था वो एयर में रखा था, यानी ये जो फोर्स है वो एयर में लागू है, वैक्यूम में। आप पानी में ये फोर्स नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये इसका वैल्यू एयर के लिए वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, मीडियम के लिए नहीं। अगर आपको यही फोर्स को अगर हम इसी सेटअप को अगर हम पानी में डाल दें, यही पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, अगर इसको हम पानी में डाल दें किसी मीडियम में, ये Q1 Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में सेपरेशन R है, और इसको हम वाटर के अंदर डाल दें, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में जो होगा वाटर में वो कितना होगा। तो इसका तो पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉर्मूला ही गलती लिख देगा, वो डायरेक्ट लिख देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहीं पे गलती हो जाएगा। ये जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, ये एयर के लिए लागू है। पानी में या केरोसिन ऑयल में या किसी भी मीडियम में आपको यही चेंज हो जाता है, यानी अब आपको एप्सिलॉन नॉट लिखने का इजाजत नहीं है। अब आपको लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन, नॉट नहीं लगाना है। तो सर ये क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, और ये हर मीडियम का अलग अलग होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये डबल टी लिख लीजिए। तो इसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सर हम वैल्यू लिखेंगे कैसे? मान लीजिए कि ये एयर में फोर्स आपका 160 न्यूटन है, Q1 Q2 दो चार्ज है, और फोर्स आप निकाले एयर में तो आया कितना? 160 न्यूटन। अब आपसे इसी सेटअप को रख दिया है वाटर में, जो कि एक मीडियम है, तो वाटर में आपसे फोर्स पूछ रहा है कि कितना होगा। क्या करना है? किसी भी मीडियम में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ रहा है तो जो एयर में जितना वैल्यू है उसको उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जैसे पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, तो फोर्स इन एयर हो गया 160 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पानी हो गया 80, यानी पानी में यही फोर्स 2 न्यूटन हो जाएगा। ये आपका कूलम्स लॉ का एक स्पेशल केस है कि आप जो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो लिखते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिर्फ एयर के लिए लागू है। आप इसको वाटर में या किसी अन्य मीडियम में नहीं लिख सकते हैं। तो सर मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? तो मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो एयर में है उसको तुमको डिवाइड कर देना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम से, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मीडियम का दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुआ आपको 80 होता है। तो हवा में फोर्स 160 न्यूटन, यही फोर्स अगर पानी में चेक करिएगा तो 2 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 से डिवाइड करना है।
ये हुआ आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो फोर्स लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका दो नेचर है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब सर इसका मतलब क्या, आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर प्रोडक्ट की तरह जोड़ नहीं सकते। जैसे मान लीजिए 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, आप 5 न्यूटन लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा। 2 न्यूटन और 3 न्यूटन 5 न्यूटन नहीं होता, ये मैथ्स में है, ये फिजिक्स में नहीं है। फिजिक्स में वेक्टर को जोड़ने का नियम है। मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और ये दोनों को जोड़ने के लिए बेसिक मैथ का प्रिंसिपल नहीं लगता है, वेक्टर का प्रिंसिपल लगता है। जैसे हम आपको बताते हैं, मान लीजिए इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो क्या आप इन दोनों को जोड़ करके 20 न्यूटन लिख दीजिएगा? गलत हो जाएगा। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का आपको एडिशन जो होता है वो एडिशन होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। आपको उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल चेक करना है कि एंगल क्या है, और तब जाकर के रिजल्टेंट लिखना है। इस फॉर्मूला से हम लोग जोड़ते हैं √a² + b² + 2ab cos थीटा। सर जैसे इसमें कुछ एग्जांपल हमको बताइए, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का सभी साइड a है और हम इस पर चार्ज पार्टिकल रख दिए हैं स्मॉल q सभी कॉर्नर्स पर, ठीक है। आपसे कह रहा है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट कॉर्नर D। ध्यान दीजिएगा इधर। अब ये आपका कॉर्नर A है, ये आपका B है, ये कॉर्नर C है और ये कॉर्नर D है। आपको कह रहा है कि D पर नेट फोर्स निकालिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, करना क्या है कि आप फिगर को फिर से बनाओ और सभी कॉर्नर पे जो चार्ज Q है, सब पर Q है, लेकिन आपको निकालना है इस कॉर्नर पर। तो ये बताइए कि इस कॉर्नर पे जो चार्ज है इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा। कूलम्स लॉ में ये जो आप फोर्स लिखे हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। ये जो फोर्स लग रहा है ये Q1 लगा रहा है Q2 पर, दोनों सेम चार्ज है, तो Q1 Q2 को इस दिशा में ठेल रहा है, रिपेल कर रहा है। कितना फोर्स है? इतना से। तो सर Q2 भी Q1 पे लगा रहा है? हाँ लगा रहा है। कितना से? इतना से। कूलम्स लॉ हमेशा 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 एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब अगर ये इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा ऑलवेज। क्यों? ये इसको रिपेल कर रहा है क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। Q1 रिपेल कर रहा है Q2 को, कितना फोर्स से? इतना से। तो Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा, कितना से? इतना से। इसीलिए कूलम्स लॉ जब भी लगता है एक्शन रिएक्शन पेयर, आप हमको एक लपड़ तो हम भी आपको एक लपड़, एक्शन रिएक्शन। अब आप इस प्रिंसिपल को यहां लगाइए, इस चार्ज पर ये फोर्स लगाएगा, डिस्टेंस दोनों के बीच में a है, आप इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगाओ और देखो इस पर निकालना है। तो ये वाला चार्ज जो है इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट? सर सेम चार्ज है, सेम चार्ज रिपेल करता है, तो ये इधर रिपेल करेगा इस दिशा में। तो आप फोर्स का वैल्यू लिख दीजिए, कितना? K, Q1 के जगह Q, Q2 के जगह भी Q, तो Q² बाई दूरी कितना? A²। ये इस दिशा में ठेल दिया इसको, क्योंकि आप इस पर फोर्स निकाल रहे हैं
और इस पर कौन लगाएगा सर? सर ये भी तो लगाएगा, हाँ लगाएगा। तो ये इसको क्या करेगा? ये भी ठेलेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। तो ये वाला क्यू जो देख रहे हैं, ये इस क्यू को इधर फोर्स ठेलेगा, इधर फोर्स लगाएगा। कितना? सेम के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ध्यान देना है यहीं पर। सर ये नहीं लगाएगा, ये भी लगाएगा। एक बार में 3 वेक्टर को नहीं जोड़ा जाता है, आप पहले 2 वेक्टर को जोड़ दीजिए। ये एक फोर्स है जो कि वेक्टर है, ये भी एक फोर्स है जो कि वेक्टर है। अब इन दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट इस दिशा में जाएगा, जो कि वेक्टर का नियम है। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट यहाँ है, ये। तो सर ये निकालेंगे कैसे? अभी हम आपको बताए कि 2 वेक्टर के बीच में अगर आपको नेट रिजल्टेंट निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। उसके लिए आपको दोनों फोर्स के बीच का एंगल चाहिए। तो ठीक है, एंगल आपके पास है, दोनों फोर्स के बीच में दोनों वेक्टर है, और दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो आप लिखिए कि सर रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट होगा, आप ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का वैल्यू तो सेम है, तो इसको भी F मान लो और इसको भी F मान लो। तो आप लिखिएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह 90, कॉस 90 जीरो होता है। अगर 2 वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट ये वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मात्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास दोनों फोर्स का वैल्यू सेम है, तो हम लिखेंगे एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ये हो गया √2f, और f का वैल्यू जो लिए हो उसको रख दो, यानी आंसर हो गया √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये हुआ रिजल्टेंट इस दिशा में, यानी आप ये फोर्स और ये फोर्स को जोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ये के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो जोड़ करके लिख दीजिएगा 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये तो सिंपल मैथ हो गया, ऐसे नहीं जोड़ा जाता है वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। आपको दोनों के बीच में एंगल चाहिए, तो एंगल 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री कॉस 90 जीरो होता है, तो रिजल्टेंट तो मेरा यही बचा। अब ए के जगह मेरे पास फोर्स है एफ स्क्वायर लिख दिए, बी के जगह भी वही वैल्यू है, फोर्स का वही वैल्यू है, तो इसको भी एफ ले लिए, दोनों को जोड़ दिए, √2f आ गया। अब ये आया है, ये जो फोर्स आया है इस दिशा में, वो इस चार्ज के चलते और इस चार्ज के चलते इस पर नेट फोर्स आया है। अभी तीसरा बाकी है। अब तीसरा क्या करेगा आप खुद बोलिए। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इस दिशा में। अब इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगाओ। कैसे सर? ऐसे। मेरे पास इन दोनों चार्ज के चलते जो इस कॉर्नर पर रिजल्टेंट आया है वो इस दिशा में आया है, और इसका वैल्यू आप √2f लिखे हुए हैं, जिसका वैल्यू लिखे हैं √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब आप इसी चार्ज पर इसके चलते फोर्स निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो पहला बात कि सर ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा 100%, क्योंकि सेम चार्ज है। तो करेंगे क्या सर? अब इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि 2 चार्ज है, दोनों के बीच में दूरी है। अब दूरी को ए मत ले लेना ना, ए तो साइड है, ए तो आपका साइड था। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का दूरी जो डायगोनल होता है वो √2a होता है स्क्वायर का, यानी आपके पास ये जो दूरी है वो √2a है। तो बताओ कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज है? सी पर, सी के चलते चार्ज कितना लगेगा? ड्यू टू चार्ज सी कितना लगेगा? किस पर? ऑन डी। इसका मतलब हुआ कि डी पर जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगाएगा जो सी पर चार्ज है। तो ये जो फोर्स लगाएगा इसको आप लिख लीजिए F बराबर के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई दोनों का दूरी √2 है, तो √2a का होल स्क्वायर, यानी के
क्यू स्क्वायर बाई 2a²। ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है सर, ये अपने से आप लिख दिए नहीं, ये इसको रिपेल करेगा इसी दिशा में। अब आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए, सभी कोई मतलब सभी कोई, आप जो रिजल्टेंट इस दिशा में लिखे हैं इन दोनों के चलते वो इधर है, और एक फोर्स और इसी दिशा में लग रहा है वो ये है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग द रिजल्टेंट, जिधर रिजल्टेंट जा रहा है। अब यहां से रियल फोर्स आएगा, नेट फोर्स। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन डी कितना हुआ? तो नेट फोर्स ऑन डी जो हुआ वो हुआ कि इन दोनों के चलते आप रिजल्टेंट निकाल लिए थे, कितना? √2 kq² बाई a²। और सर एक फोर्स और इसी दिशा में लग रहा है। अब यहां बात सुनिएगा, अगर दो वेक्टर का, ये दोनों फोर्स है यानी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, अब अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तब तुम मैथ्स की तरह जोड़ सकते हो, यानी इन दोनों का सम होगा F1 प्लस F2। यानी तुमको मैथ की तरह जोड़ने का ऑर्डर तभी है जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। देखो तो इसके चलते फोर्स इधर लग रहा है और इन दोनों के चक्कर में रिजल्टेंट निकालो इधर ही लग रहा है, दोनों का सेम दिशा है, इसीलिए दोनों फोर्स को जोड़ देना है, ये प्लस जो अभी निकाले हो इसके चलते kq² बाई 2a²। अब आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, kq² बाई a² कॉमन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा √2 प्लस 1/2 आंसर, इतना आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से आ जाइए, हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये चार्ज इसको रिपेल किया इस दिशा में, फोर्स लगाया, ये चार्ज इसको रिपेल किया उस दिशा में, दोनों आपका रिपल्सन कर रहा है। तो एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो आप दो वेक्टर को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, उसका एडिशन करने का नियम यह है, वेयर थीटा इज द एंगल जो है बिटवीन देम, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो 90 पुट कीजिएगा तो √a² प्लस b² आएगा। फोर्स हम निकाल दिए, दोनों फोर्स का वैल्यू F लिए हैं, दोनों सेम वैल्यू है, √2 F का वैल्यू kq² बाई a²। अब तीसरा चार्ज यहाँ है, ये भी तो बाबू इस पर फोर्स लगाएगा इसी दिशा में, क्यों? क्योंकि ये भी इसको रिपेल करेगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। अब ये कितना लगाएगा सर? तो दोनों के बीच में गैप जो है वो डायगोनल है √2a के बराबर, तो लिख दिए kq² भाई जो दूरी है √2a का होल स्क्वायर कर दिए। अब इसका दिशा भी रिजल्टेंट की तरफ है, जब दो वेक्टर का सेम दिशा होता है तब आप डायरेक्ट जोड़ने का आपको नियम है, डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। अब देखिए हम डायरेक्ट जोड़ दिए हैं, इन दोनों को क्यों जोड़े? रिजल्टेंट और इसके द्वारा फोर्स क्यों जोड़े? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इस दिशा में है, ऐसे। और ये आपका आंसर आ गया, ये हुआ। सर और कोई एक आध क्वेश्चन इस पर और कोई बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, हमने तीनों पर चार्ज दे दिया Q Q Q, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेंथ सभी सेम है, एंगल भी 60 डिग्री है। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि नेट फोर्स ऑन C निकालना है, कितना होगा? वही अपना नियम लगाइए। पहला बात कि C पर जो चार्ज है उस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? ये लगाएगा और ये लगाएगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जानना जरूरी है कि किधर लगाएगा। सर किधर लगाएगा? आप देख लीजिए किधर लगाएगा। ये चार्ज Q है और यहाँ भी चार्ज Q है, तो ये क्या करेगा? इसको इधर रिपेल करेगा, ठेलेगा। सर कितना से? kq², कैपिटल Q ले लीजिए, कैपिटल Q लिए हैं, कैपिटल Q ले लीजिए, kq² बाई डिस्टेंस आपका L है ये। ठीक है, ठीक है सर, ये तो हम समझ गए कि ये इसको ठेला है इधर, हमको यहाँ पे फोर्स निकालना था इधर। ये सर ये वाला चार्ज क्या करेगा? ये भी इसको ठेलेगा इधर,
कितना, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। दूरी तो एल है और चार्ज भी दोनों क्यू है। अगेन अब बात ये आ गया कि और कोई इस पर फोर्स लगाएगा, और कोई है ये नहीं है, यही दोनों था फोर्स लगाने वाला, और कोई है नहीं। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा, क्या डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, नहीं, नॉट अलाउड नहीं है। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना होगा। तो सर एंगल कितना, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो एंगल कितना 60, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितना 60, यानी दो वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तब हम लिखेंगे देयरफॉर एफ नेट ऑन चार्ज केप्ट एट सी। कैसे निकालेंगे सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह कितना है देख लीजिए, दोनों के बीच में एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों फोर्स, दोनों का वैल्यू f मान लीजिए, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, दोनों f ही हैं, a भी f है, b भी f है, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो डायरेक्शन बीच से ये होगा, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। और इस नियम को आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़े हैं, इसको वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। तो यहाँ cos 60 लिख दो। अब जैसे ही आप cos 60 लिखे, अब हम पूछे कि a की जगह क्या लिखोगे, यही a है f, लास्ट में f का वैल्यू पुट कर देंगे, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2 इंटू f इंटू cos 60 1/2, चल गया 2 2 गया, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर अंडर रूट 3f, जहाँ f का वैल्यू सर के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो गया। यही नेट फोर्स आंसर है आपका। और डायरेक्शन सर, डायरेक्शन यहाँ कोई भी दो वेक्टर चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर ये दो वेक्टर है E1 E2, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में सर एंगल कितना 90 डिग्री, तो सर रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ये डायरेक्शन होगा, यही रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट करने का मतलब दोनों को जोड़िएगा तो दिशा ये होगा, क्योंकि आप वेक्टर को जोड़ रहे हैं। तो सर जोड़ के कितना आएगा E1 प्लस E2, नहीं, वो तो मैथ को जोड़ने का नियम है। दो वेक्टर का नियम है कि अगर ये नियम है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अब थीटा की जगह 90 है तो कॉस 90 जीरो हो गया, यानी ई वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा वहां पर। अगर ये जीरो हो गया तो आंसर हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह कितना है E1 और E2, तो इसका आंसर हो गया अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मतलब आप वेक्टर को डायरेक्ट मैथ की तरह नहीं जोड़ सकते। आपसे कभी भी कोई भी पूछे 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, तो आप कभी भी 10 न्यूटन नहीं बोलिए, आप 10 बोल दीजिएगा, इसका मतलब समझेगा कि तुम कभी वेक्टर पढ़वे नहीं किए हो। 5 प्लस 5 जीरो भी होता है वेक्टर में, 5 प्लस 5 रूट 50 भी होता है वेक्टर में। आप बोलिएगा हम नहीं मानेंगे, नहीं मानोगे, नहीं का सवाल तो है, ये नहीं है कि नहीं मानोगे। 5 न्यूटन 5 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, बोलो जोड़ के कितना आएगा, हम जोड़ देते हैं। अभी आपको बोले जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो जोड़ करके जो रिजल्टेंट आएगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 कितना आया, रूट 50 आया, रूट 50 आ गया। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपको हम दो क्वेश्चन बताए, ये एक पैटर्न आपको बता दिए हम, एक पैटर्न। सेकंड पैटर्न क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहिए कि दो चार्ज है, मान लीजिए एक 16 कूलम है और एक 4 कूलम है, और इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉपर दूरी है, मान लीजिए r है, सपोज r है। कह रहा है कि कहां पर एक थर्ड चार्ज पार्टिकल रखेंगे, कह रहा है कि यहां पर एक चार्ज रख दिए हैं Q, ठीक है। कह रहा है कि बीच में कितना दूरी पर चार्ज रखेंगे ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए।
सर ये क्या पूछ रहा है? अब आप कैसे पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, आप देखिए क्या है। आप बस हमको इतना बताइए कि चार्ज अगर क्यू बीच में रख दिए तो होगा क्या। अगर होगा क्या ये समझ गए तो आपसे क्वेश्चन भी बनेगा। तुम देखो, अगर तुम चार्ज क्यू को बीच में रख दिए हो तो एक बार तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा, बोलो हाँ लगेगा, और एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा। तो बस क्वेश्चन यही है कि 16 कूलम से कितना दूरी पर रखेंगे या 4 कूलम से कितना दूरी पर रखेंगे कि उसका वैल्यू 0 हो जाए, फोर्स यहाँ पे लगवे नहीं करे। ठीक है, तो मान लीजिए ये आर का वैल्यू 2 मीटर है सपोज। तो आप हमको ये बताइए कि अगर आपके पास दो चार्ज ऑलरेडी यहाँ पे 16 कूलम है और 4 कूलम है, एक चार्ज को हम बीच में ले आए हैं, अभी हमको पता नहीं है कि हम कितना दूरी पर लाए हैं, तब मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ दूरी ले लिए x, क्योंकि टोटल तो 2 मीटर है, तो ये यहाँ से 4 कूलम से दूरी कितना बच गया, 2 - x। अब हमको सही सही समझना, बताओ 16 कूलम इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कि गला लगा लेगा? दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा? ऑफ कोर्स रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। किधर रिपेल करेगा? इधर। कितना से? F1 फोर्स से। F1 कितना होगा? तो कूलम्स लॉ लगाओ, के Q1 के जगह 16, Q2 के जगह Q बाई दूरी x²। डायरेक्शन इधर है, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। सर इस पर और कोई फोर्स लगाएगा, एगो इन्ने बैठा है, देखिए ये 4 कूलम इसको क्या करेगा, बोलाएगा गले लगाने के लिए कि देगा 1 लात, 1 लात देगा कि जाओ उधर, रिपेल करेगा किधर, कितना? F2 से। सर F2 का वैल्यू कूलम्स लॉ लगाओ, के Q1 Q2 बाई दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है? 2 - x का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या था कि कितना दूरी पे रखेंगे ताकि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। अब आप हमको ये बताइए, एक फोर्स इस दिशा में लग रहा है F1 और एक फोर्स इस दिशा में लग रहा है F2, सेम चार्ज पर। मान लीजिए आप हमको उधर खींच रहे हैं 5 न्यूटन से, ठीक है, और हमको बताओ कि इधर से कितना कोई खींचेगा कि हम यहीं पर रह जाएंगे, हम हिल डोल नहीं करेंगे, नेट फोर्स 0 हो जाए। अगर उधर 5 न्यूटन खींच रहा है तो इधर भी हमको कितना खींचेगा? 5 न्यूटन, ताकि हम मेरा नेट फोर्स कितना हो जाए? 0। यानी इस पर 0 होने के लिए ये जो फोर्स लग रहा है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। आप देख लीजिए, एगो उन्ने ठेल रहा है, एगो इन्ने ठेल रहा है, तो इस पर नेट फोर्स 0 तभी होगा जब ये दोनों फोर्स का वैल्यू बराबर होगा। तो क्वेश्चन बनाने का ट्रिक यही है कि दोनों फोर्स को बराबर कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। देयरफॉर आप लिखिएगा कि Q पर नेट फोर्स 0 कब होगा? जब F1 का वैल्यू, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन तो अपोजिट है, F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। एक चीज को 5 न्यूटन उधर खींच रहा है, इस चीज को 5 न्यूटन इधर खींच रहा है, क्या ये हिलेगा कहीं पर? यहीं पर रहेगा, यहीं पर रहेगा। यानी एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 कब होता है? जब उस पर दो अपोजिट दिशा में फोर्स लगेगा और दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब इन दोनों फोर्स का वैल्यू सेम कर दो, सेम करो, लिखो देयरफॉर k × 16 × Q बाई x² बराबर k × 4 × Q बाई 2 - x का होल स्क्वायर। सॉल्व x, ये आपका तरीका हो गया बनाने का कि यहाँ के बाद स्टूडेंट के कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, वो x निकालिए, आपका क्वेश्चन रेडी है। बात समझने की है कि आखिर बीच में अगर कोई चार्ज रख दिया है तो फोर्स 0 कब होगा? तभी 0 होगा जब दोनों दिशा में फोर्स जो लगेगा उसका वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है। देख लीजिए, एक इधर ठेल रहा है Q को, 16 कूलम Q को बोल रहा है उन्ने चल जाइए, और 4 कूलम Q को बोला है कि इन्ने चल जाइए। ई बेचारा बोला कि हम केन्ने जाएं, तो बोला कि तुमको कहीं नहीं जाना है। तो कहीं नहीं जाएगा कब? जब दोनों फोर्स का वैल्यू क्या लगेगा? बराबर। ठीक है,
तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं। आपको क्वेश्चन निश्चित इससे आता है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएंगे और डाइपोल भी बता देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।